और मैं शुभकामना 14, 2017, 2019 बीजेपी के पक्ष में सिर्फ हवा नहीं आंधी चली थी। क्या वही बात 2022 में होगी? देखिए, 2014-12 से पहले की स्थितियां और उसके बाद की अगर हम स्थितियों का आकलन करें तो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की ओर सकारात्मक दिशा में बढ़ता चला जा रहा है। आज 2014 की बात करें, जब मैं पहली बार सांसद बना, देश की उस संसद में जाने का मौका मिला और एक ऐसे प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। देश में एक अंधियारा सा था, अराजकता थी, राजनीतिज्ञों के प्रति एक अविश्वास था, युवाओं में, किसानों में, ना जाने देश किधर जा रहा है। एक विश्वास जागा, देश में एक बहुमत की सरकार बनी और एक ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी। उसके बाद 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार बनी। उससे पहले देश में, प्रदेश में जो सरकारें रहीं, उसमें और वर्तमान की सरकार में लोगों ने कंपैरिजन करना शुरू किया और उसका नतीजा यह निकला कि 2014 के बाद 2019 में जब देश में दोबारा सरकार बनी तो पिछले बार के सीटों से भी ज्यादा सीटें जीतकर हमारी सरकार बनी। 2017 में जो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार बनी, उससे पहले जो सरकारें प्रदेश में राज्य कर रही थी, उनसे जब लोगों ने कंपैरिजन किया है और अब 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, एक गुणात्मक परिवर्तन हुआ है प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में, लोगों की अपेक्षाओं में, लोगों को जमीन पर उतरते हुए जो कार्य दिखाई दे रहे हैं, जो कानून व्यवस्था की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन आया है। देश के जो पुराने 50-100 साल से रुके हुए कार्य थे, हमारी इस पीढ़ी के लोगों ने कल्पना नहीं करी थी कि धारा 370 का इतना सुंदर समाधान निकलेगा और एक कंकड़ी भी देश में नहीं फेंकी जाएगी। राम मंदिर जिसकी कल्पना हमारी पीढ़ी के लोगों ने की भी नहीं थी कि शायद जाने हमारे जन्म काल में ये राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, आज वो जमीन पर उतर आया। 3 तलाक जैसी कुरीति जो देश के अंदर घुन की तरह से लगी हुई थी, आज वो 3 तलाक का हमारी मुस्लिम बहनों का सम्मान हुआ है। तो ऐसे ऐसे काम हुए हैं। मेरे अपने क्षेत्र की मैं बात करूं जी महेश जी, यूपी की सत्ता 4.5 साल बीत चुके हैं, इलेक्शन में जा रहे हैं। केंद्र की सत्ता 7 साल बीत चुके हैं। तो अब पुरानी सरकारों ने क्या किया, उससे आगे बढ़कर हमने क्या किया, ये बताने का वक्त है। यूपी में कौन से 3 अहम काम हैं जो आप गिनाएंगे 2022 में? देखिए, अगर मेरे क्षेत्र से अगर मुझे अनुमति दे दें तो अपनी बात बिल्कुल कह लूं कम से कम। अगर मेरे क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर की अगर मैं बात करूं, और गौतम बुद्ध नगर का मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरे साथी भाई, मेरे गन्ना मंत्री जी बैठे हैं, राजकुमार भाटी जी बैठे हैं, हमारे विधायक जेवर बैठे हुए हैं। आप ये बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का इस जेवर हवाई अड्डा आने से भाग्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जिसमें देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डे से 2.5 गुना बढ़ा, बंबई से 4 गुना बढ़ा, पूरे उत्तर प्रदेश का भाग्य बदल देगा, जहां कार्गो भी होगा, एयरपोर्ट भी होगा और हवाई जहाज रिपेयर का काम भी होगा। लाखों युवाओं को मिलेगी, हमारी नौकरियां मिलेंगी। मैं जब पहली बार चुनाव लड़ने जाता था तो जेवर इतना बैकवर्ड इलाका था कि ढाबा बैठ के चाय पीने की भी जगह नहीं थी। आज जेवर के लोगों को, किसानों में खुशहाली, फैक्ट्रियों ने जगह ले ली है। 12,000 करोड़ की लागत से टीएचडीसी का पावर प्लांट हरनिया के अंदर शुरू हुआ। किसानों के आंदोलन होते हैं, लड़ाई झगड़े, मारपीट, भट्टा पारसौल की घटना आप अभी तक नहीं भूले होंगे। कहीं कंकड़ी भी फेंकी गई? बिजली घर का पावर प्लांट आपके बराबर के अंदर 300 करोड़ की लागत से दीनदयाल उपाध्याय जी का, जिस इंस्टीट्यूट की भाई राजकुमार बात कर रहे थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और जिसमें हेरिटेज यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो रही है। आज आजाद भारत का पहला बॉटेनिकल गार्डन 163 एकड़ में 400 करोड़ की लागत से काम शुरू हो गया, आधा काम पूरा हो गया। ओखला बर्ड सेंचुरी, मेट्रो के जाल से आज आप गाजियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली, कहीं गुड़गांव तक कनेक्टेड हैं। आप ईस्टर्न पेरिफेरल का हब हो गया, जहां हम बैठे हुए हैं। इस जगह से 3 किलोमीटर 4 रनकौर से आप आगरा भी जा सकते हैं, बंबई भी जा सकते हैं। मेरठ का रास्ता यहां से कुल 45 मिनट का हो गया। किसी ने कल्पना करी थी? गन्ना मंत्री हमारे बैठे हैं, वो बताएंगे गन्ने के बारे के अंदर। अब ये चर्चा कर रहे थे कि कितना हुआ, कितना डाटा। मैं तो शायद एक ही फिगर है मेरे पास, ये किताब तो बड़ी लंबी चौड़ी है,
कि 1,40,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसान का भुगतान किया गया। जी, डिटेल आपके तो पास भी- बहुत एक लंबी फहरिस्त है अपनी जी, उपलब्धियों अभी को तो लेकर। एक चौथाई जनता लिस्ट है। कितना भरोसा करती है वो इलेक्शन के बाद पता चलेगा। लेकिन अब समीकरणों पर आ जाते हैं, क्योंकि यूपी की राजनीति बिना समीकरणों को साधे मुमकिन नहीं है सत्ता में आना। ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, उनकी नाराजगी कैसे दूर होगी? देखिए, हमारी पार्टी जाति बिरादरी की राजनीति में विश्वास ही नहीं करती। मुझे पता था आप ये जवाब देंगे। बिल्कुल जवाब है, सीधा जवाब है। कोई पार्टी है, ये यादवों की पार्टी है, कोई एमवाई की पार्टी है, कोई दलितों की पार्टी है। अभी मैं सुन रहा था, चंद्रशेखर आजाद जी को भी सुन रहा था, कोई कहता जी मैं बाबा साहब का, हम तो उस राष्ट्र के हर महापुरुष के अनुयायी हैं, हर जाति धर्म विश्वास में विश्वास रखते हैं। हमारी पार्टी जाति बिरादरी की राजनीति में कभी ना विश्वास करती है। पिछले इतिहास है हमारा, जब 1951 से हमारी जब पार्टी शुरू हुई, तब से लेके अब तक हमारी पार्टी के 2 संस्थापक जिन्होंने पार्टी की स्थापना करी, वो दोनों ब्राह्मण थे। लेकिन बीते दीनदयाल एक उपाध्याय महीने जी, से श्यामा प्रसाद मुखर्जी। महेश जी, बीते एक महीने से बीजेपी अलग अलग जिलों में अलग अलग जातियों के नाम से सम्मेलन कर रही है, इसकी क्या जरूरत है? देखिए, जातियां ना मैंने बनाई ना आपने बनाई। हजारों साल का इतिहास, मनु महाराज के समय से ये जातियां धर्म शुरू हुए। उन जातियों की व्यवस्थाएं अभी चलेंगी। हालांकि हमने कल्पना करी है कि ऐसे भारत की जो जाति धर्म इस तरह की कुरीतियों से दूर हो, समय लगेगा। ये भी व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन वो हमारी राजनीति का हिस्सा नहीं है। जाति के हिस्से में मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं भारत का वंशी ब्राह्मण हूं। मैं भारत का वासी पहले हूं। ब्राह्मणों की नाराजगी पर आपने बताया नहीं कुछ। देखिए, ब्राह्मण की नाराजगी किससे होगी और क्यों होगी, मुझे बताएं। मुझे एक कारण बताएं कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज क्यों होगा, मुझे बताएं। आप भी सुन रहे हैं मंचों से बिल्कुल कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, ब्राह्मण नाराज क्यों होगा बताइए। मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूं। मुझसे लोग आए, नकारात्मक सोच वाले लोग, डॉक्टर साहब आप तो मंत्री पद से हटा दिए गए, डॉक्टर साहब आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी हटा दिया गया, आपकी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी विरोधी पार्टी है। मेरा जवाब सुनकर बिल्कुल 360 डिग्री पलट गए, वहीं से वापस चले गए। मैंने कहा विश्वास कीजिए, जब पहली बार का सांसद जब मैं बना तो सीधे प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, मेरी जेब में एक पर्ची डाली, मैंने पर्ची खोल के देखी तो मुझे लिखा उसमें था, माननीय प्रधानमंत्री जी आपको 3 मंत्रालयों का प्रभार देते हैं, संस्कृति एवं पर्यटन स्वतंत्र प्रभार एवं नागरिक उड्डयन मंत्री। नागरिक उड्डयन मंत्री बना, अपने क्षेत्र का कर्ज चुकाया, 30,000 करोड़ की लागत का एयरपोर्ट आज आपके सामने बनकर तैयार है, 12,000 करोड़ की लागत से बिजली घर बनकर तैयार है। तो मैं तब भी तो ब्राह्मण था, मैं आज भी ब्राह्मण हूं। अच्छा, आपकी भूमिका 2022 में क्या होगी, कैसी होगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक सवाल है कि कास्ट के ऊपर एक और कास्ट बनाने की कोशिश हो रही है, खासकर विपक्ष की, किसान, युवा, महिला, इससे लड़ने के लिए रणनीति तैयार है? देखिए, हम ना तो जाति की बात करेंगे, हम महिला की बात नहीं करेंगे, हम युवा की बात नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा 40% टिकट महिलाओं को। तो सबकी, अरे मेरे भाई, ये कौन है प्रियंका गांधी जी? इनके नाना, इनके दादा नेहरू जी से लेके अब तक का इतिहास है, अब तक क्यों नहीं किया? आज क्यों जरूरत आ पड़ी आपके पास? 40 के हम तो कहते हैं 7%, 50% जनता है इस देश की है ना महिला, तो क्यों नहीं किया आज तक? आज तक यही कहते चले गए ना आपके, हम करने की सोच रहे थे, हम करेंगे, हम करने की सोच रहे थे। यही चीतियों में तो 10 साल मौनी बाबा मनमोहन सिंह जी अपनी सरकार बना के चले, और उससे पिछले 71 साल की राजनीति में 55-60 साल तो कांग्रेस ने ही राज किया है। आपके ही तो वंशज थे। तो आप किसको जवाब दे रहे हैं? आप अपने आप को ही जवाब दे रहे हैं। आपके पास सवाल का जवाब क्या है? मुझे ये इस सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा, ये बताइए 2017 में 14 जिले अगर हम इनकी बात करें, 71 सीटें और 51 बीजेपी के पास, इस बार इनमें से कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, इस बार हमारी 335 सीटें थी, 312 सीटें आज भी हैं। आज हम उससे भी बेहतर स्थिति में होंगे, इसमें सीटों में बढ़ोतरी होगी। हमारा इतिहास अगर उसका एग्जाम्पल देखना है तो हमारी सीट देख लें। 303 सीट लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछले बार 2014 के मुकाबले 2019 में बढ़कर आई है। वही मोदी जी हैं, वही योगी जी हैं, उस वक्त सांसद थे, आज मुख्यमंत्री हैं। एक आखिरी सवाल है, एक सफल मुख्यमंत्री हैं। आज उत्तर प्रदेश का इतिहास अगर हम देखें तो सफलतम मुख्यमंत्रियों में योगी जी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। वही मार्गदर्शक की भूमिका में वही मोदी जी हैं, वही अमित शाह जी हैं, वही राजनाथ सिंह जी हैं,
और वही योगी जी हैं। तो आज मान के चलिए कुछ 312 335 से सीटों से अधिक सीटों पर हम लेकर अपनी सरकार बनाएंगे। एक आखिरी सवाल है, किसान आंदोलन और महंगाई, क्या ये मुद्दे होंगे? देखिए, महंगाई की व्यवस्था में कोई सरकार नहीं चाहती कि उसके काल के अंदर महंगाई बढ़े। प्राकृतिक आपदाएं भी हम लोगों ने बहुत झेली है। कोरोना का काल एक ऐसे, मैं भी 62 वर्ष मेरी आयु हो गई, 40 वर्षों से मैं इस शहर में रह रहा हूं, डॉक्टरी मैंने करी, ऐसा संकट काल हमने कभी अपने जीवन में ना देखा, ना कल्पना करी। इस कोरोना काल की महामारी और इस मंजर के बाद भी अगर आज जिस महंगाई की आप बात कर रहे हैं, वह महंगाई आज फिर भी कंट्रोल में है। दाल का हमारे पास इतना स्टॉक है, प्याज का हमारे पास स्टॉक है, कोई चीज ऐसी नहीं जिसकी रेट्स, पेट्रोल के रेट्स आप भी जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट डिसाइड करता है। पेट्रोल के रेट हर समय से लेकिन नहीं है। क्रूड ऑयल का दाम तो उतना नहीं है, लोगों को भी पता है, लोग भी सवाल कर रहे हैं कि महंगाई कैसे बढ़ी है। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि क्रूड जो ऑयल के रेट हैं उसके अनुसार, लेकिन एक व्यवस्था का हिस्सा है, जो व्यवस्था हमसे पहले वाली सरकारों ने बनाई थी, हमारी नहीं बनी है ये। यानी कि आप कह रहे पिछली सरकार जिम्मेदार इसके लिए? मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं उस व्यवस्था एक बनी कि क्रूड ऑयल के प्राइस अंतरराष्ट्रीय मार्केट से डिसाइड होंगे और उसके बाद पेट्रोल डीजल के रेट रोज 20-30 पैसे घट बढ़ रहे हैं, अभी घट रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी घटते हैं। ये उस व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन इस पर भी हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है, अगर प्रदेश की सभी सरकारें, राज्य सरकारें राजी हों तो हमारी सरकार जीएसटी लगाना चाहती है। उसमें आप मीडिया के लोग भी, मैं धन्यवाद देता हूं टीवी 18 चैनल को कि आपने ये विषय उठाया, और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि सब लोग जीएसटी पर अपनी मांग माने तो पेट्रोल डीजल के रेट भी अपने आप कम आ जाएंगे। धन्यवाद महेश जी, इस वक्त मंच पर अपनी मौजूदगी के लिए और वक्त देने के लिए न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड को, और रिक्वेस्ट है आप मंच पर ही रहें। थैंक यू मेनका। महेश जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मंच पे बने रहें। और अब मैं बुलाना चाहूंगी न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन सर को। प्लीज सर कम ऑन स्टेज। तो आज एजेंडा पश्चिम में हमने पक्ष विपक्ष, तेवर कलेवर सब देखा, और एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं सार्थक सेशन के लिए। थैंक यू सो मच महेश जी। और इसी के साथ हम हमारे आज के आखिरी सेशन की ओर बढ़ते हैं, और इसका नाम है, और इस सेशन का नाम है